नेटो में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ चुका है। सुवाल्की कॉरिडोर में युद्धाभ्यास से भड़के हुए हैं पुतिन। ये बड़ी जानकारी। बेलारूस में न्यूक्लियर वॉरहेड वाली मिसाइल को तैनात कर दिया गया है। बाल्टिक देशों में नेटो की सेना की बड़ी तैनाती की गई है, ये जानकारी मिल रही है। टारगेट फिस्क हो चुके हैं, बस ट्रिगर दबाने की देरी है। पूरे यूरोप में ऐसा विध्वंस मचेगा जिसमें नेटो का अंत तय है। पुतिन ने इसी मंसूबे से एटमी ब्लूप्रिंट बनाया है, जिसमें 4 देशों में तबाही फैलाने का इरादा है। इसके लिए परमाणु ठिकानों को वॉर रेडी मोड में रख दिया गया है और ऐलान कर दिया है अगर रूस और बेलारूस के खिलाफ नेटो ने कोई षड्यंत्र रचा तो परमाणु विकल्प आजमाने में देरी नहीं होगी। यानी यूरोप में परमाणु तबाही बस एक कदम दूर है। सवाल उठ रहा है वो विध्वंसकारी कदम कौन आगे बढ़ाता है, रूस या फिर नेटो? बस एक कदम और यूरोप में परमाणु विस्फोट। अब सवाल उठ रहा है कि इतना विध्वंसकारी कदम कौन उठा सकता है। इसमें 2 नाम सामने आ रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन या फिर जो बाइडेन। दोनों की तैयारी इस कदर है कि अगर युद्ध में परमाणु बम का विकल्प आया तो मिनटों में तबाही मचाई जा सकती है। इसके लिए टारगेट तय हो चुके हैं, बस ट्रिगर दबना बाकी है। और ट्रिगर का काम कर रही है नेटो की वॉर ड्रिल। जो एकदम सुवाल्की कॉरिडोर के पास हो रही है, जिसमें बाल्टिक देशों के अलावा पोलैंड की सेना भी शामिल है। युद्धाभ्यास सुवाल्की के पास होने से बेलारूस भड़का हुआ है। बेलारूस के भड़कने का मतलब है रूस की नाटो से युद्ध की शुरुआत। पोलैंड में परमाणु बेस बनाकर अमेरिका पहले ही तैयारी कर चुका है। यानी रूस ने जैसे ही मिसाइल दागी, अमेरिका पोलैंड में अपने एटमी बेस को वॉर रेडी कर देगा। रूस के इरादे कितने खौफनाक हैं, अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में यह सामने आया है। पेंटागन के पूर्व अधिकारी और अमेरिकी सेना के पूर्व एडमिरल माइक हेविट ने कहा है कि पुतिन नेटो के लिए खतरा है और वो परमाणु हमला करने की तैयारी कर चुके हैं। पुतिन के टारगेट पर नेटो देश हैं, ये तो साफ है कि यूक्रेन और नॉर्डिक देशों के रुख से पुतिन तमतमाए हुए हैं। लेकिन रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। पुतिन रूस के विस्तार को बाल्टिक की तरफ बढ़ाने वाले हैं। एक बार ये हो जाएगा तो फिर नेटो में जाने वाले स्वीडन और फिनलैंड पर हमले की तैयारी की जाएगी। पेंटागन की रिपोर्ट में और कुछ क्या है ये समझिए। पुतिन ने क्रेमलिन में सीक्रेट मीटिंग की, जिसके बाद नेटो को परमाणु हमले की धमकी दी। पूर्व एडमिरल माइक हेविट के मुताबिक इस महीने ही यूक्रेन का सरेंडर कराया जा सकता है, जिससे पुतिन यूरोप में अपनी स्थिति मजबूत कर सके। और ऐसा अगले 7 दिनों में हो सकता है, क्योंकि 7 दिनों के अंदर यूक्रेन को अमेरिका से पहली खेप मिल जाएगी, जिसके बाद यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव 2.0 आगे बढ़ाएगा। हो सकता है वो क्रीमिया पर हमला करके उस पर कब्जा करे। अमेरिका ने हथियारों से पहले सैनिक और कुछ अधिकारी यूक्रेन भेज दिए हैं। बताया जा रहा है कि पश्चिमी यूक्रेन में रहकर क्रीमिया पर कब्जे की प्लानिंग की जा रही है। $61 बिलियन का पैकेज देकर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन मोर्चे पर गंभीर है। वो किसी भी कीमत में यूक्रेन को पुतिन की यूरोप विजय का गेटवे नहीं बनने देगा। ISW यानी इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक अगर अमेरिकी सैनिकों ने हथियार मिलने से पहले ही हमले शुरू कर दिए तो रूस को नेटो देशों पर हमले का मौका मिल जाएगा।
इसलिए अमेरिकी सेना तभी तक खामोश है जब तक यूक्रेन में हथियार नहीं पहुंच जाते। वेस्ट बैंक इसलिए चुना है कि वहां से बाल्टिक देशों और पोलैंड की सुरक्षा भी की जा सकती है, क्योंकि ये चारों देश ही यूक्रेन के बाद रूस के अगले टारगेट हैं। वो कौन से देश हैं जहां रूस सबसे पहले एटमी हमला कर सकता है? सबसे पहला नाम पोलैंड का है, जिसके रूस के आर्कटिक बेस कोला से दूरी 1980 किलोमीटर है। इसके बाद 1526 किलोमीटर दूर बाल्टिक देश लिथुआनिया पर कोला एटमी बेस से मिसाइल दाग सकता है। फिर 1333 किलोमीटर दूर लातविया पर भी परमाणु हमला कोला बेस से किया जा सकता है। इसके बाद एस्टोनिया का नंबर है, जो आर्कटिक से 1152 किलोमीटर दूर है। इसी तरह बेलारूस में तैनात परमाणु हथियारों से भी हमला कर सकते हैं, जिसमें 731 किलोमीटर पोलैंड पर हमला किया जा सकता है। इसी तरह 203 किलोमीटर दूर लिथुआनिया बेलारूस के एटमी बेस के टारगेट पर है, जबकि 385 किलोमीटर दूर लातविया भी परमाणु हमले की जद में है। 591 किलोमीटर दूर एस्टोनिया में भी बेलारूस से परमाणु मिसाइल छोड़कर तबाही मचा सकता है। सिर्फ पेंटागन की रिपोर्ट ही नहीं बल्कि दुनिया के कई रक्षा विशेषज्ञ ये मान चुके हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध नेटो वर्सेस रूस में बदल चुका है, जिसमें पुतिन के पास परमाणु बम के इस्तेमाल के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। खास बात यह है कि रूस पहले टैक्टिकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा, उसके बाद जरूरत पड़ी तो आईसीबीएम के जरिए नेटो के शक्तिशाली देशों पर हमला कर सकता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के कार्यकाल के दौरान भारत, फिलीपींस, मिस्र और जाम्बिया में रह चुके अमेरिका के पूर्व राजदूत फ्रैंक विजनर भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। पुतिन की बदली रणनीति से सबसे ज्यादा घबराहट बाल्टिक देशों और पोलैंड को है, क्योंकि ये देश तीन तरफ से एटमी बेस से घिर गए हैं। कैलिनिनग्राड बेस, बेलारूस एटमी बेस और रूस एटमी बेस। इसके अलावा रूस ने बाल्टिक देशों के पास समंदर में युद्धपोत और सबमरीन तैनात कर दी है। यानी बाल्टिक देश और पोलैंड कहीं से भी नहीं बच सकते। ठीक यूक्रेन वाला हाल है। यही वजह है कि रूस को ताकत दिखाने के लिए नेटो सेना सुवाल्की गैप के पास युद्धाभ्यास कर रही है। जिसमें बाल्टिक देश और पोलैंड की सेना है और इन्हीं देशों के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। पोलैंड के प्रेसिडेंट एंड्रेस डूडा ने कहा है, पोलैंड पर किसी भी तरह का हमला परमाणु युद्ध का ट्रिगर होगा। हमारे पास परमाणु हथियार हैं जिसे हमने बॉर्डर पर लगा दिया है और हमारा बॉर्डर अब नेटो बॉर्डर है। यानी युद्ध की स्थिति में पोलैंड नहीं बल्कि नेटो युद्ध लड़ेगा। इस बीच रूस के सामने एक बड़ी परेशानी है कि बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट और यूक्रेन पर हमले से रूस की ताकत घट रही है। ऐसे में अमेरिका से यूक्रेन को हथियार मिल गए तो रूस के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। और पुतिन ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे, फिर चाहे पूरे यूरोप में परमाणु विस्फोट ही क्यों ना करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर रोमानिया से जुड़ी हुई। रोमानिया की सेना का युद्धाभ्यास शुरू हुआ है। टैंक और आर्मर्ड व्हीकल से गोलाबारी का अभ्यास किया जा रहा है। रोमानिया की सीमा पर सेना की भारी तैनाती की गई है।
यूक्रेन युद्ध में फ्रंटलाइन पर रण इतना प्रचंड हो गया है कि यूक्रेन किसी भी वक्त आत्मसमर्पण कर सकता है। अमेरिका और नेटो ने यूक्रेन को बारूद की बड़ी खेप भेज दी है। यूक्रेन को 1 दर्जन किस्म के हथियार दे दिए गए हैं। इसमें ATACMS मिसाइलें भी शामिल हैं। बावजूद इसके यूक्रेनी सेना युद्ध में वापसी नहीं कर पा रही है। सवाल यही है कि आखिर ज़ेलेंस्की सेना हथियार मिलने के बाद भी मुकाबला क्यों नहीं कर पा रही है? वो फ्रंटलाइन से पीछे हटने को क्यों मजबूर है? पुतिन सेना जिस तरह से कहर ढा रही है, उससे यूक्रेनी फोर्स की कमर टूटती जा रही है। रूसी वज्रपात की वजह से ज़ेलेंस्की और उनकी सेना पराजय के द्वार पर पहुंच गई है। चौबीस घंटे के अंदर रूसी सेना ने जिस तरह से भीषण प्रहार किया है, उससे यूक्रेन के सरेंडर की शुरुआत हो गई है। भीषण विस्फोट करते हुए रूसी सेना ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कायम कर लिया है। रूसी फौज इतना खतरनाक हमला कर रही है कि यूक्रेन उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा है। जान बचाने के लिए यूक्रेनी सेना कई मोर्चों को छोड़कर पीछे भाग गई। युद्ध के मैदान में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी सेना के सरेंडर की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले महीने यानी कि मई में रूसी सेना के सामने यूक्रेन हथियार डाल सकता है। अमेरिका से हथियारों की नई खेप मिलने के बाद भी यूक्रेन ईस्टर्न फ्रंट पर बहुत कमजोर पड़ गया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं। यूक्रेनी सेना अध्यक्ष ओलेक्जेंडर सायरस्की ने कहा है कि फ्रंट लाइन पर हालात बहुत बदतर हो गए हैं। रूसी सेना को कई मोर्चों पर बढ़त हासिल हो गई है। यूक्रेन को हथियार तो मिल गए हैं, लेकिन इन हथियारों को चलाने वाले सैनिक नहीं हैं। यूक्रेन के पास जंग लड़ने वाले जांबाजों की कमी हो गई है। सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए ज़ेलेंस्की कंस्क्रिप्शन यानी जबरन भर्ती अभियान चला रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के लोग सेना में शामिल होकर जंग लड़ने को तैयार नहीं हैं। ज़ेलेंस्की के इस कदम से पूरे यूक्रेन में गुस्सा है। यूक्रेन की इसी कमजोरी का फायदा उठा रही है रूसी सेना। ईस्टर्न फ्रंट पर रूसी सेना विध्वंसक हमले कर यूक्रेनी शहरों और गांवों पर कब्जा करती जा रही है। डोनेस्क के ज्यादातर हिस्सों पर रूस का कब्जा हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना डोनेस्क पर पूरी तरह कब्जा करने के करीब पहुंच चुकी है। डोनेस्क के ज्यादातर हिस्सों पर अब रूस का कब्जा हो गया है। 24 घंटे के अंदर रूसी सेना ने डोनेस्क के 4 इलाकों पर कब्जा कर लिया। पहले इलाके का नाम है नोवोबाख्मुत्का। यह डोनेस्क में यूक्रेन का एक गांव है। इस पर रूसी सेना ने अपना परचम फहरा दिया है। डोनेस्क में ही बर्दीची, सेमेनेवका और नोवो मिखाइलोवका नाम के 3 गांव हैं। यहाँ रूस ने विध्वंसक हमला किया तो यूक्रेनी फोर्स फ्रंटलाइन छोड़कर पीछे भाग गई। डोनेस्क के पोक्रोव्स्की और खारकोव्स्की इलाके में रूस भीषण हमला कर रहा है। यहाँ यूक्रेनी सेना की कमर टूट चुकी है। अगले कुछ घंटों में यहाँ यूक्रेन की हार तय मानी जा रही है। सवाल यह है कि ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर यूक्रेन की हालत क्यों खराब हो गई है। दरअसल यूक्रेन के पास सैनिकों की भारी किल्लत हो गई है।
लंबे युद्ध की वजह से यूक्रेनी सैनिक थक चुके हैं। हथियारों की कमी की वजह से जंग लड़ रहे सैनिकों का मनोबल गिर गया है। यही वजह है कि वो मोर्चे छोड़कर भाग रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि युद्ध के मैदान में अब यूक्रेन के सरेंडर की शुरुआत हो चुकी है। हथियार मिलने के बावजूद यूक्रेनी सेना पहले से कहीं ज्यादा कमजोर पड़ गई है। इसका फायदा उठाते हुए रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। रूस ने 24 घंटे के अंदर 1 दर्जन जगहों पर स्कंदर मिसाइलों से विस्फोट किया। रूस ने निप्रो में यूक्रेन के कामेंका बेस पर स्कंदर मिसाइल से हमला किया। यहां पर यूक्रेन का कामिकाज़े ड्रोन बेस है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में ड्रोन बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के चेरनीगोव और खमेलनित्स्की में रूस ने उन 2 बेस पर हमले किए जहां से यूक्रेन विदेशी लड़ाकों को डिप्लॉय करता है। इतना ही नहीं, यूरोपियन यूनियन को एनर्जी सप्लाई करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूस ने 34 रॉकेट फायर कर धावा बोला। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस की सेना ने यूक्रेनी धरती पर 35 प्रिसिशन गाइडेड हमले किए, जिससे यूक्रेनी सेना बुरी तरह दहल गई। एक दिन के अंदर रूस के विध्वंसक हमले से कीव में हड़कंप मच गया। रूस ने डोनेस्क में भीषण हमला कर यूक्रेनी सेना के फायरिंग पोजीशन को तबाह कर दिया। खार्किव में रूसी सेना ने यूक्रेनी ठिकानों पर 22 ड्रोन दागे। यूक्रेन के 16 सैनिक मारे गए। निकोलेव में रूस ने यूक्रेन के लिए जंग लड़ रहे 14 विदेशी लड़ाकों को खत्म कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में रूस ने ड्रोन हमला कर जर्मन मार्डर फाइटिंग व्हीकल की कब्र खोद दी। दक्षिण डोनेस्क में रूस ने यूक्रेन के कमांड पोस्ट पर रॉकेट की बरसात की। खार्किव में रूस ने उस रेल लाइन को उड़ा दिया जिससे यूक्रेनी सेना को रसद सप्लाई की जाती थी। सूमी के 10 इलाकों में रूस ने 35 बार हमले किए। इस दौरान 127 धमाके हुए। डोनेस्क में रूसी हमले में यूक्रेन के 360 सैनिक मारे गए। ज़ेपोरिज़िया में 85 यूक्रेनी जवान खत्म हो गए। यहां यूक्रेन का हथियार डिपो भी भस्म हो गया। नीपर में यूक्रेन के 50 सैनिक और हथियारों का खात्मा हो गया। रूस को अवदीव्का में भी बड़ी कामयाबी मिली है। रूस ने नोवो कलिनोवो नाम के इलाके पर रूसी झंडा फहरा दिया है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW के मुताबिक अवदीव्का अब पूरी तरह रूस के कंट्रोल में आ चुका है। रूस ने यूक्रेन के मिलिट्री और एनर्जी ठिकानों पर लड़ाकू विमानों से बमबारी की तो पोलैंड भी दहशत से भर गया। पोलैंड को लगा कि रूस उस पर भी हमला कर सकता है। रूसी खतरे से बचने के लिए पोलैंड ने आसमान में अपने कई लड़ाकू विमानों को भेज दिया। ये फाइटर जेट पोलैंड के एयर स्पेस में रात भर उड़ान भरते रहे। पोलैंड इसलिए डरा हुआ है क्योंकि यूक्रेन विजय के बाद पुतिन के टारगेट पर पोलैंड ही है। यूक्रेन सरेंडर के पास पहुंच गया है। ऐसे में रूस अब ऑपरेशन पोलैंड लॉन्च कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेनी फौज के स्नाइपर का हमला इस वक्त की बड़ी खबर। डोनेस्क में 4 रूसी सैनिकों की मौत हो गई है। इस हमले में डोनेस्क में यूक्रेनी ठिकाने पर गोलाबारी की गई।
युद्ध में भस्म हो रहे हर हथियार के साथ ही रूस या नेटो के लाखों डॉलर भी राख बन जाते हैं। 2 साल से अधिक समय से चल रहे युद्ध में यूक्रेनी सैनिकों ने अपना खून बहाया है, तो वहीं अमेरिका और नेटो के दूसरे देशों ने हथियार देकर भारी भरकम खर्च किया है। अब अमेरिका ऐसा रास्ता तलाश रहा है जिससे यूक्रेन को हथियार भी मिल सके और नेटो को बहुत ज्यादा खर्च भी ना उठाना पड़े। इसी किफायत वाले प्लान के तहत अमेरिका दुनिया से पुराने हथियारों को जमा कर रहा है ताकि उन्हें यूक्रेन पहुंचाया जा सके। यूक्रेन के एयरबेस पर फाइटर जेट्स और बॉम्बर की लाइन लगने वाली है। इतने बॉम्बर, इतने फाइटर जेट के यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ज़ेलेंस्की के ऑर्डर पर 15 मिनट के भीतर 50 से ज्यादा विमान टेक ऑफ करेंगे। यकीनन ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि यूक्रेन इस वक्त चंद F-16 के आने का ही इंतजार कर रहा है। यूक्रेन में नेटो देशों से कितने फाइटर जेट आने वाले हैं ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अमेरिका और कजाकिस्तान के बीच हुई एक डील से तो ऐसा ही लग रहा है कि यूक्रेन में दर्जनों लड़ाकू विमानों की लैंडिंग होने वाली है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने कजाकिस्तान से एक डील की है, जिसके तहत अमेरिका कजाकिस्तान से कई फाइटर जेट खरीदने वाला है। अमेरिका कजाकिस्तान से बॉम्बर भी खरीद रहा है। डील के लिए विमानों की कीमत भी तय हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका जैसा देश, जो दुनिया में सबसे बड़ा हथियार विक्रेता है, जिसके फाइटर जेट की डिमांड पूरी दुनिया में है, वो भला कजाकिस्तान जैसे छोटे से देश से बॉम्बर और फाइटर क्यों खरीद रहा है? माना जा रहा है कि कजाकिस्तान के विमानों को अमेरिका यूक्रेन को शिफ्ट करने वाला है। डील के मुताबिक कजाकिस्तान के रिटायर्ड विमान अमेरिका खरीदेगा, यानी कजाकिस्तान वायुसेना से जिन विमानों को हटाया जाएगा वो अमेरिका चले जाएंगे। अमेरिका उन विमानों की मरम्मत करने के साथ उन्हें आधुनिक बनाएगा, यानी यूक्रेन के पास वैसे विमान पहुंचने वाले हैं जिन्हें कजाकिस्तान अब इस्तेमाल के लायक नहीं समझता। ज़ेलेंस्की की सेना उन्हीं विमानों से रूस जैसे शक्तिशाली देश से भिड़ेगी। यूक्रेन की वायुसेना उन विमानों को उड़ाएगी जिसे कजाकिस्तान अब बेहद पुराना और युद्ध के लिए बेहद कमजोर मान रहा है। अमेरिका ही नहीं, कई और देश अब यूक्रेन में हथियार की सप्लाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। स्पेन, फ्रांस जैसे देश भी अपने रिटायर्ड हथियारों को यूक्रेन में खपाने वाले हैं। यानी एक तरह से यूक्रेन को ताकत के नाम पर बेहद पुराने हथियार दिए जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं कि कौन से विमान और हथियार यूक्रेन आ रहे हैं। कजाकिस्तान से अमेरिका सोवियत काल के पुराने विमान खरीद रहा है। इसमें MiG-31 इंटरसेप्टर विमान है। इसके अलावा कई MiG-27 बॉम्बर खरीदे जाएंगे।
कजाकिस्तान से MiG-29 फाइटर जेट के अलावा सुखोई 24 बॉम्बर खरीदने की डील हुई है। कुल मिलाकर बात करें तो अमेरिका 81 विमानों को खरीद रहा है। स्पेन भी यूक्रेन को कबाड़ हो रहे हथियार देने वाला है। स्पेन से 50 पैट्रियट मिसाइल की सप्लाई होगी, लेकिन नया वर्जन नहीं बल्कि पुरानी मिसाइलें होंगी। स्पेन यूक्रेन को नए संस्करण की मिसाइल नहीं देगा। फ्रांस से AMC-10 RC बख्तरबंद की सप्लाई होने वाली है। ये वाहन कुछ दिन पहले फ्रांस की सेना से रिटायर किए गए हैं। 1980 में बने लड़ाकू वाहनों को अंतिम बार साल 2000 में अपग्रेड किया गया था। एक तरफ रूस नॉर्थ कोरिया और ईरान के आधुनिक मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन को अमेरिका और उसके सहयोगी पुराने हथियार भेज रहे हैं। हालांकि पुराने हथियारों को लेकर अमेरिका का तर्क अलग है। अमेरिका को लग रहा है कि यूक्रेन के सैनिक सोवियत काल के हथियारों से बेहतर लड़ सकते हैं। क्योंकि यूक्रेन की सेना सोवियत काल के विमानों को उड़ाने में माहिर है। सेना की ट्रेनिंग ऐसे ही विमानों पर हुई है। यूक्रेनी पायलट को अलग से ट्रेनिंग नहीं देनी होगी। सोवियत काल के विमानों से यूक्रेनी बेहतर प्रहार करेंगे। अमेरिका के पास हथियारों का बहुत बड़ा भंडार है और युद्ध की शुरुआत में आधुनिक हथियारों की सप्लाई की वजह से ही रूस को यूक्रेन में बड़ी जीत हासिल नहीं हो सकी थी। यूक्रेन हमेशा से रूस से मुकाबले के लिए आधुनिक हथियारों की मांग कर रहा है। यूक्रेन के पास सोवियत काल के कई टैंक हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की डिमांड पर ही चैलेंजर 2 और लेपर्ड टैंक की सप्लाई की गई। पैट्रियट भी अमेरिका का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन अब पैट्रियट के लिए मिसाइलों की जरूरत है। अमेरिका मिसाइलों की सप्लाई नहीं कर रहा है। जो मिसाइल आएंगी वो पुराने वर्जन की हो सकती है। यूक्रेन में हथियारों की इतनी भारी कमी है, यही वजह है कि ज़ेलेंस्की कुछ नहीं से कुछ भी सही को बेहतर मान रहे हैं। ज़ेलेंस्की खुद कई बार नेटो देशों से उनके पुराने हथियारों की डिमांड कर चुके हैं। पोलैंड की वायुसेना भी खुद को अपग्रेड कर रही है। पोलैंड कोरिया से काई FF-50GF लाइट फाइटर जेट खरीदेगा। पोलैंड में रिटायर होने के बाद MiG-29 विमानों को यूक्रेन भेजा जा सकता है। साल 2023 से ही यूक्रेन जर्मनी से कई फाइटर जेट हासिल करने की कोशिश में है, क्योंकि जर्मनी की वायुसेना भी खुद को अपग्रेड कर रही है। जर्मनी की वायुसेना कई बरसों से टॉर्नेडो फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अब जर्मनी अमेरिका से F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीद रहा है। F-35 के आते ही जर्मनी के 93 टॉर्नेडो फाइटर जेट हैंगर्स में बेकार खड़े रहेंगे। यूक्रेन चाहता है कि सभी विमान यूक्रेन भेज दिए जाएं। 2 साल से अधिक समय से चल रहे युद्ध की वजह से नेटो का स्टॉक बहुत कम हो चुका है। हथियारों की सप्लाई के लिए प्रोडक्शन में तेजी की जरूरत है। नेटो के ज्यादातर देश सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं। नेटो देशों को लग रहा है कि अब रूस यूरोपीय देशों पर हमला कर सकता है, जिसकी वजह से हथियार सप्लाई करने वाले देश खुद अपनी सुरक्षा के लिए फिक्रमंद हैं और इसी वजह से तमाम देश अपने हथियारों का स्टॉक बढ़ा रहे हैं और यूक्रेन को तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। अब यूक्रेनी फौज के लिए पुराने और कमजोर हथियारों से लड़ना मजबूरी बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध के मैदान से इस वक्त की बड़ी खबर यह कि यूक्रेन के Mi-24 हेलीकॉप्टर ने हमला किया। रूसी ठिकाने पर बरसी अनगाइडेड मिसाइल। हमले में रूस के सैन्य मोर्चे में भारी तबाही हुई है। यूक्रेन ने हेलीकॉप्टर के जरिए किया ये हमला।
अमेरिका ने 2023 के अंत में यूक्रेन की फायर पावर और मारक क्षमता बढ़ाने के लिए GLSDB बॉम्ब भेजे। यूक्रेन ने फाइटर इस एडवांस बॉम्ब से रूस पर हमले शुरू कर दिए। रूस को इस बमबारी में भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद रूस ने इस एडवांस्ड बॉम्ब की तकनीक का तोड़ निकाल लिया। यूक्रेन को मिले ये हथियार गाइडेड थे, लेकिन इनके हमले मिसगाइडेड होने लगे। रूसी सेना ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का इस्तेमाल करके अमेरिकी तकनीक को कैसे नाकाम किया, इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। एक विस्फोट और बड़ा विनाश। एक बम और मिसाइल जैसा हमला। यूक्रेन को अमेरिका ने रूसी मोर्चों पर बड़ा विनाश करने के लिए GLSDB दिए। यानी GLSDB एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के ऑर्डिनरी रॉकेट को अपग्रेड करके बनाए जाते हैं। रॉकेट के लॉन्च होते ही इसके विंग खुल जाते हैं और ये गाइडेड मिसाइल की तरह काम करने लगता है। ये यूक्रेनी सेना के GLSDB बम हमलों से मची तबाही की तस्वीरें हैं। मार्च को यूक्रेन ने GLSDB बम से हमला किया। ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर रूस के कोजाची लाहेरी पोस्ट पर बम से धमाका किया गया। GLSDB को कहा जाता है ग्राउंड लॉन्च्ड स्मॉल डायामीटर बम। ये 250 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जाते हैं। इस साधारण बम को तकनीक के सहारे गाइडेड बम बनाया गया है। ये गाइडेड हमला करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन बमों को यूक्रेन इसी रणनीति से भेजा गया था कि इन्हें चलाना आसान है। फायर एंड फॉरगेट वाली रणनीति, यानी हमला करो और भूल जाओ। लॉन्च होने के बाद ये बम बाकी काम अपने आप कर लेता है। GLSDB तैयार करने के लिए एक साधारण रॉकेट के पीछे रेक यानी रेंज एक्सटेंशन किट लगाई जाती है। रॉकेट के अगले हिस्से पर लेजर GPS लगाया जाता है। रेंज एक्सटेंशन किट के जरिए बम 70 किलोमीटर तक उड़ान भरता है। लेजर GPS के जरिए बम को गाइड किया जाता है। यूक्रेनी सेना टारगेट से 70 किलोमीटर दूर रहकर हमला कर सकती है। इस बम ने यूक्रेनी सेना के हमला करने की क्षमता और रेंज दोनों में इजाफा किया है। लेकिन जिस तकनीक से इसे ताकत दी गई, वही तकनीक इसकी सबसे बड़ी खामी बन गई। रूस ने इस बम को नाकाम करने का तरीका खोज निकाला है। ये बम GPS से गाइड होता है और रूस ने इसकी यही ताकत खत्म कर दी।
रूस ने इलेक्ट्रॉनिक हथियारों के जरिए जीपीएस के सिग्नल जाम कर दिए। इलेक्ट्रॉनिक हमले से जीएलएसडीबी को जीपीएस का सिग्नल मिलना बंद हो गया। इसके बाद बम तय किए गए टारगेट का रास्ता भटक गया। जहां बम गिरना था वहां नहीं गिरा। रूस ने जिस तरह जीएलएसडीबी नाकाम किया उसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कहा जाता है। रूस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में नेटो से बहुत आगे है। 3 मार्च को जीपीएस जैम ने दावा किया कि रूस ने नॉर्डिक और बाल्टिक सहित यूरोप के कई देशों के जीपीएस सिग्नल से छेड़छाड़ की। रूस ने नॉर्वे, लिथुआनिया, पोलैंड और जर्मनी के जीपीएस सिग्नल जैम कर दिए। 3 मार्च को रूस ने कई देशों के जीपीएस सिग्नल एक साथ जैम कर दिए। 14 मार्च को लंदन से रिपोर्ट आई कि रक्षा मंत्री ग्रांड शैप्स के विमान पर हैक अटैक किया गया। ये हैक अटैक रूस ने कैलिनिनग्राड बेस से किया। 30 मिनट तक विमान का जीपीएस कम्युनिकेशन नेविगेशन सिस्टम बंद रहा। रूस कई बार दुश्मन देशों का जीपीएस जैम करके संकट में डाल चुका है। बीते 3 महीनों में नेटो देशों की 4000 उड़ान जीपीएस जैमिंग का शिकार हुई है। ब्रिटेन की रिपोर्ट है कि इसके पीछे रूस का सीक्रेट हथियार है। पश्चिमी देशों की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस के कैलिनिनग्राड में पुतिन ने सीक्रेट हथियार को तैनात किया है, जिससे जीपीएस के सिग्नल को जाम किया जा सकता है। यही वजह है कि हमला होने पर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड के अलावा बाल्टिक सागर में भी जहाजों का जीपीएस सिस्टम कुछ देर के लिए बंद हो जाता है और जहाज और विमानों के रास्ते से भटकने का खतरा बन जाता है। पश्चिमी देशों की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के सीक्रेट हथियार का नाम तोबोल है। रूस के कैलिनिनग्राड में कुल 7 तोबोल सिस्टम की तैनाती है जो जीपीएस सिग्नल को रोक सकते हैं। माना जाता है कि तोबोल सैटेलाइट के समान सिग्नल भेजता है, जिससे जीपीएस का सिग्नल आना बंद हो जाता है। रूस का ये इलेक्ट्रॉनिक युद्ध नेटो और यूएस के लिए सिरदर्द बन गया है। रूस ने नेटो के विमान, बम और कई तरह के ड्रोन जीपीएस जैम करके नाकाम कर दिए हैं। रूस की इस तकनीक के मुकाबले नेटो के हथियार कमतर साबित हो रहे हैं और युद्ध में नेटो को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। रूसी सैनिकों को यूक्रेन से खदेड़ने के लिए एक ऐसा प्लान तैयार किया गया है जिसमें यूक्रेन की महिलाओं को लगाया गया है। इसके लिए लेडी कमांडो ब्रिगेड यूक्रेन की महिलाओं को ट्रेनिंग भी दे रही है। ये महिलाएं उन इलाकों में भेजी जा रही हैं जहां रूसी सैनिकों ने कब्जा किया है। आखिर क्या है ज़ेलेंस्की की नई चाल, जिसमें महिलाओं ने एक ऐसा जाल बिछाया है जिसमें फंसकर रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं? पूरी खबर इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। ज़ेलेंस्की की जिद है कि रूस को हर हाल में हराना है। इसके लिए एक जंग फ्रंट लाइन पर लड़ी जा रही है। तो दूसरे मोर्चे पर सिविलियन को झोंक दिया है। यूक्रेनी महिलाओं के हुस्न का जाल तैयार किया है, जिसे रूसी सैनिकों का काल बना दिया है। हनी ट्रैप में सैनिकों को फंसाया जाता है, फिर उन्हें घर बुलाकर जहरीला खाना खिला दिया जाता है। इसके अलावा कई महीनों से युद्ध में फंसे सैनिकों से संवेदना का ढोंग भी किया जा रहा है। भूखे सैनिकों को जहरीला केक खिलाया जा रहा है। यूक्रेन ने उसी रणनीति का सहारा लिया है जिसका इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में खूब हुआ था। सैनिकों को हनी ट्रैप में फंसाकर न सिर्फ खुफिया जानकारी निकलवाई जाती थी, बल्कि उन्हें मार भी दिया जाता था। अब यूक्रेन इंटेलिजेंस ने लेडी कमांडो ब्रिगेड को इस काम के लिए तैयार किया है, जो कई इलाकों में रूसी सैनिकों को अपने प्यार के जाल में फंसा रही है।
इसका खुलासा इज्यूम शहर से हुआ है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां भूखे थके हारे सैनिकों को घर बुलाकर आग भगत की गई, फिर जहर मिला खाना दे दिया गया। इज्यूम में 2 रूसी सैनिकों की मौत का पहला मामला सामने आया था। इसके अलावा 28 रूसी सैनिकों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस मामले के बाद क्रेमलिन ने यूक्रेनी लोगों से सतर्क रहने का फरमान जारी कर दिया। लेडी कमांडो ब्रिगेड हुस्न का जाल सोशल मीडिया पर बिछाकर रूसी सैनिकों को फंसा रही है, जिसमें उनसे प्यार भरी बातें करके मिलने बुलाती है और फिर मौका पाते ही उनका कत्ल कर दिया जाता है। इसके लिए कई डेटिंग एप्स का भी सहारा लिया जा रहा है। यानी संवेदना और प्यार को हथियार बनाकर रूस से बदला लिया जा रहा है, और ये जाल उन इलाकों में भी फैला है जहां रूस ने कब्जा कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।